हे जनकीज, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कमाल की फ्रेश एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बैंक ट्रांसफर के बारे में। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर आखिर काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने न जाने कितने लोगों को पैसे दिए होंगे। आप रोज ट्रांजैक्शन करते हो पेटीएम के थ्रू, तो आपके फोन के ऐप में जो नंबर है वो तो कम हो जाता है और उसके फोन में जो नंबर है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो एक्चुअली में पैसा होता है वो तो एक फिजिकल नोट होता है ना, जो कि पेपर का बना होता है। तो वो पैसा आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में कैसे गया? क्या जब आपने पेमेंट करी तो क्या एक बंदा आपके बैंक में गया, उसने वहां से पैसे निकाले और दूसरे के बैंक में जाके ट्रांसफर करे? नहीं ना। तो वो फिजिकल पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में आखिर जाता कैसे है? आज की वीडियो में हम ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के बारे में ये सारी चीजें जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके रोज डेली के कामों में काम आने वाली है और आप किसी को भी बता सकते हो कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। और रही बात सिक्योरिटी की, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के सिक्योरिटी की, तो वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है। उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि वो पूरा अलग टेक्नोलॉजी पर बेस काम करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऑनलाइन जो बैंक ट्रांसफर होता है वो मेनली 3 तरीके से काम करता है: NEFT, RTGS और IMPS। अब आप बोलोगे सबसे फेमस जो मेथड है आज का UPI, वो कहाँ गया? तो यार वो IMPS का ही एक पार्ट है। मैं समझाता हूँ आगे कैसे। अभी देखो, सबसे पहले जो हमारा ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम आया वो 2005 में लॉन्च हुआ। मतलब बैंकों ने कहा कि यार लोग आके मतलब ये थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जा रहा है, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा मेथड निकालते हैं जिसकी मदद से लोग घर बैठे बैठे अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, मतलब बैंक्स ने क्या करा, उनके पास जो भी उस टाइम सिस्टम अवेलेबल थे, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जितना उनका हाई एंड का CPU था, जितना उनका प्रोसेसर था, जितना उनका सर्वर था, जितनी कैपेसिटी थी उसकी, तो उस हिसाब से उन्होंने एक सिस्टम तैयार करा जिसका नाम रखा NEFT। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब फंड ट्रांसफर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेथड, मतलब डिजिटल मेथड। अब इसमें होगा क्या कि आप एक बंदे का, सामने वाले का जो भी बैंक अकाउंट एड्रेस है, उसका जो IFSC कोड है, मतलब किस ब्रांच में उसका अकाउंट है और उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें आप इंटरनेट बैंकिंग में भरते हो। इसके बाद क्या होता है, आप पे का बटन दबा देते हो। लेकिन जो NEFT का सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है, वो आपकी पेमेंट को होल्ड पर रख लेता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, डिपेंड करता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग टाइम है। 1 या 2 घंटे बाद जितनी भी उसके पास पेमेंट आती है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, वो एक साथ उन सारी पेमेंट को ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में मान लो 10 फैमिली मेंबर्स हैं, उन 10 के 10 लोगों का HDFC में एक अकाउंट है। अब हुआ क्या, आपने 1000 रुपए की पेमेंट करी एक बंदे को जिसका ICICI में अकाउंट है, आपके भाई ने एक पेमेंट करी जिसका कोटक में एक अकाउंट है, आपके पापा ने एक पेमेंट करी 1000 रुपए की जिसका SBI में एक अकाउंट है। तो ऐसे में हुआ क्या, आपके घर में जितने भी 10 लोग थे उन्होंने 1000 रुपए की पेमेंट कर दी 3 बैंकों में। मतलब मान लो SBI को टोटल 4000 की पेमेंट हुई, ICICI को टोटल 3 लोगों ने पेमेंट करी और कोटक को टोटल 3 लोगों ने पेमेंट करी। समझ में आया? अब क्या होगा, इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जितनी भी पेमेंट जितने अलग अलग बैंकों के लिए हुई है, तो वो एक साथ, जैसे 1000 की पेमेंट हुई तो उसने तुरंत 1000 रुपए उसको कोटक को दे दिए, तुरंत 1000 रुपए SBI को दे दिए। नहीं, उसने उसको जमा करके रखा। मतलब टोटल 1 घंटा जब हो गया तो टोटल अब 3000 रुपए उसने टोटल कोटक को दिए, 3000 ICICI को और 4000 रुपए SBI को। तो ऐसे करके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जितनी भी पेमेंट उसको आती है वो सारी एक साथ ही पेमेंट करता है दूसरे बैंक को। और ये पेमेंट भी डिजिटली ही होती है। ये भी ऐसा नहीं है कि हाँ अब बक्सा तैयार हो रहा है, इतनी पेमेंट आई, इतना पैसा बक्सा में भरा और फिजिकल पैसा लाके दूसरे बैंक को दे दिया। नहीं, ये काम भी डिजिटल हो रहा है। तो ये NEFT ने ऐसा क्यों करा, मतलब सारा का सारा एक बार इकट्ठा करके एक साथ पेमेंट क्यों करा? मतलब तुरंत भी तो पेमेंट हो सकती थी। तो तुरंत पेमेंट होने की प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो सर्वर्स थे वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकते थे। मतलब तुरंत तुरंत किसी ने 10 रुपए की पेमेंट कर दी, किसी ने 100 रुपए की, 1000 रुपए की, न जाने कितनी पेमेंट होती होंगी एक ब्रांच से। तो उस टाइम पर जो सिस्टम्स होते थे वो इतने ज्यादा एडवांस नहीं होते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि भैया सारे के सारे आएंगे, वो होल्ड पे रहेंगे, उसके बाद हम एक साथ ही सारी पेमेंट कर देंगे, तो सिस्टम पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। तो NEFT कुछ ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं RTGS के बारे में। तो ये RTGS भी 2005 में ही लॉन्च हुआ था। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट। तो इसमें जो NEFT की दिक्कत है उसको हटा दिया गया।
मतलब जैसे आपको किसी को 4 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो अगर कोई इतना अमीर आदमी है, मतलब 2005 में 4 लाख रुपए सोच लो कितने होते थे, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी आज के 4 लाख के मुकाबले। तो ऐसे में हुआ क्या, मान लो किसी को 4 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो भैया वो इंतजार थोड़ी करेगा कि भैया 1 घंटा लगेगा अभी वो होने में। बड़े बड़े लोगों के तो भाई चुटकियों में काम होते हैं। तो इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया जहां पर अगर आपकी पेमेंट 2 लाख रुपए से ज्यादा की है तो वो तुरंत जैसे ही आप पे का बटन दबाओगे वैसे ही यहाँ से कट के दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। अब ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि भैया 2 लाख रुपए या 3 लाख 4 लाख 5 लाख ये किसी इमरजेंसी में ही यूज किए जाते हैं और बड़े बड़े लोगों को भाई स्पेशल फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। और एक और बात, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसीलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब हर कोई ऐसे 2 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करता, जब जरूरी होता है तभी होती है पेमेंट, इसीलिए इसको रियल टाइम में रखा गया। तो अभी तक जो ये सिस्टम था ये तो काम करता था बैंकों की एंड से, मतलब इस सिस्टम को जितना भी संभालने वाले एम्प्लॉयज थे वो बैंक के एम्प्लॉयज हुआ करते थे। इसीलिए जो NEFT है वो टाइम बेसिस पर भी काम करता था, मतलब सुबह 6 बजे से 8 बजे तक या 7 बजे से 9 बजे तक, इतने एक टाइम फ्रेम में ही काम करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे हमें इस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना था। तो इसीलिए 2010 में NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये बीच में आया और इसने कहा कि भैया तुमने जितने भी अपने बैंक में एम्प्लॉयज जमा करके रखे हैं उनको हटा दो, हम एक सिस्टम नया लाने वाले हैं जो कि 24/7 काम करेगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे बंदे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को मतलब इस मेथड को हम कहते हैं IMPS। और ये जो NPCI है ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश्ड है और IMPS का सारा कंट्रोल यही संभालती है। तो इसमें हुआ क्या, 2010 में सिस्टम्स हमारे जितने भी थे वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए। अब जो सर्वर्स थे वो बहुत सारी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी जल्दी कर सकते थे। तो अब इसीलिए क्या हुआ, जो NEFT की प्रॉब्लम थी, मतलब जो छोटे छोटे अमाउंट थे जो रियल टाइम में नहीं हो पाते थे, अब इस IMPS की मदद से वो छोटे अमाउंट रियल टाइम में 24/7 हॉलीडेज कहीं भी कभी भी हमेशा काम करते रह सकते हैं। कोई भी कभी भी कहीं से भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है और वो पैसा तुरंत मतलब आपके पे दबाते ही दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम UPI पर। तो UPI जो है वो IMPS बेस्ड ही पेमेंट सिस्टम है। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो देखो IMPS में जो अभी तक हम पेमेंट करते थे वो करते थे उसके नाम से, उसका IFSC कोड, उसका बैंक अकाउंट नंबर, तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद ही हम बैंक ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन UPI के केस में क्या हुआ, इस चीज को और भी ज्यादा सिंपल कर दिया गया। मतलब अब हर कोई तो अपना ये सारी चीजें याद करके नहीं रख सकता ना, तो इसीलिए इस केस में क्या करा गया, आपके बैंक से एक ऐसी ID जोड़ दी जाएगी जिस ID पर अगर आप पेमेंट करते हो तो वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। मतलब सिंपली यहाँ पर ये करा गया, जो आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC और ये सारी डिटेल जो ली जाती थी इसको श्रिंक करके एक ऐसी ID बनवा दी गई जो कि आपके बैंक से लिंक हो जाएगी और आप उस ID पर ही पेमेंट कर सकते हो और वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे IMPS काम करता है। तो ये हमने बात कर ली कि ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग काम कैसे करती है। लेकिन अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं करा कि जो बैंक है वो एक फिजिकल पैसा, मतलब जो नोट की गड्डी होती है, उस गड्डी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजता है। हर रोज तो एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं भेजते होंगे कि मतलब आज का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ अलग अलग बंदे जाओ और पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे तो नहीं है। तो ये सारा फिजिकल पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफर होता है। तो अब देखो, जैसे हम लोगों के अकाउंट अलग अलग बैंक्स में होते हैं वैसे ही अलग अलग बैंक्स के अकाउंट एक बहुत बड़े बैंक में होते हैं जिसका नाम है RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे इंडिया में बैंक्स हैं उन सबके अकाउंट RBI में खुले हुए हैं। तो अब होगा क्या, आज HDFC को कोटक को 5 लाख रुपए भेजने हैं। तो अब क्या हुआ कि कोटक को भैया 5 लाख रुपए की जरूरत है, फिजिकल पैसे की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से नंबर कम होके तो चले गए, लेकिन अब इसको पैसे निकालने भी हैं, वो 5 लाख रुपए की जरूरत है कोटक को। तो अब वो क्या करेगा, वो RBI से बोलेगा कि भैया जो हमारा पैसा ट्रांसफर हुआ है वो हमें वापस कर दो। मतलब जैसे SBI का अकाउंट भी RBI के पास है और इसका कोटक का अकाउंट भी RBI के पास है, तो इसका जितना पैसा यहाँ पे जमा है और इसका भी पैसा जमा है। तो अब जब इसमें से 5 लाख रुपए कम हुए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, फिजिकल जो पैसा है वो यहाँ से निकाल के इसके अकाउंट में डाल देगा। और ये चीज अक्रॉस द कंट्री काम करती है। जैसे दिल्ली में RBI का एक ब्रांच है, तो अगर जम्मू कश्मीर के कोटक बैंक को पैसा चाहिए तो वो यहाँ से आकर थोड़ी लेगा, वो वहीं के ब्रांच से 5 लाख रुपए निकाल लेगा और यहाँ के कोटक में जो यहाँ पर पैसा रखा है कोटक का वो कट जाएगा।
तो इस तरह से जो बैंकों का अकाउंट है आरबीआई के अंदर, वो काम करती हैं फिजिकल पैसा ट्रांसफर करने में। तो इस तरह से आपका ऑनलाइन जो नंबर कम होता है और दूसरे के में जो बढ़ता है, वो कुछ ऐसे काम करता है बिहाइंड द सीन। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी कि कैसे ऑनलाइन बैंकिंग काम करती है और कैसे जो पेपर का बना हुआ फिजिकल पैसा है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है। सिंपली मतलब आरबीआई के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसके साथ आप ऐसे ज्ञान बांटना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।